अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। SPR के मुताबिक सिपह सालार का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। आला अस्करी और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका, आला अस्करी और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बतौर सिपह सालार अमरीका का यह पहला दौरा है। तजज़ियाकारों ने आर्मी चीफ के दौरे को अहमियत का हामिल करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ के दौरे से मुल्क की मईशत और सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा आर्मी चीफ का, ये अमरीका का ज़ाहिर है मईशत की बेहतरी है, मुल्क में ओवरऑल जो सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अमेरिका का दौरा देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दफाई मैदान में तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए ये दौरा अहम है, नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी प्रोजेक्शन जो है बड़ी नेगेटिव की गई है पिछले साल से, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो एक तो उसका ये रिबटल भी है कि अमेरिका ने उनको इनवाइट किया है। उसमें ये है कि तो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप भी बड़ा जरूरी है कि अंदर आई थिंक एक तो टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी, दूसरा जो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, SIFC वगैरह है, रिलेटेड शायद इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी बातचीत हो। तजज़ियाकारों का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ने जिस मुल्क का भी दौरा किया है, मईशत हमेशा मेन एजेंडा रहा है। एक जेल से निकले और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट जलसे से खिताब। कहा, कोई खिलाड़ी या दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें कहा गया KP में दहशतगर्द फिर रहे हैं। मैंने कहा, जाले डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। कारकुनों ने पैगाम पहुंचा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का है। बानी PTI और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल नहीं किया। बताना पड़ेगा कि भुट्टो के कातिल का सहूलतकार कौन था। कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है, अब आए। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। यहाँ पे आपको हम खबर देंगे खेल के मैदान से। अंडर 19 एशिया कप का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को हरा के ये मैच अपने नाम कर लिया है। अंडर 19 एशिया कप का ये मैच जारी था। कुछ ही लम्हे पहले पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप का ये मैच अपने नाम कर लिया है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। अहम खबर से आपको आगाह करें खेल के मैदान से। 8 विकेटों से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। अंडर 19 एशिया कप का ये मैच जो कि पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं खेल के मैदान से। आपको बताएं, अंडर 19 एशिया कप का ये मैच जो पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीत लिया है। मद्दे मुकाबिल रिवायती हरीफ को पाकिस्तान ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मनाजिर आप देख सकते हैं ग्राउंड से। इस वक्त अंडर 19 एशिया कप का ये मैच पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। मोहम्मद यूसुफ हमें दिखाई दे रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं अंडर 19 के। और इस वक्त आपको हम खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप का ये मैच भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आपको हम खबर दे रहे हैं पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप का मैच भारत से जीत लिया है। 20 innings. 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 20 innings.
بلاول کی باتوں کو ان کے والد سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیوں لیں؟ جب زرداری لب کشائی کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی شیخوپورہ میں گفتگو۔ کہا بلاول کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ بلاول کی باتوں کی تردید خود آصف زرداری کر دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے تو کارکردگی کی بنیاد پر لڑے۔ 15 سالہ اقتدار کے دوران سندھ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس کا جواب مجھے اس لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے تو پھر کوئی بات ایسی کی جائے گی تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے کہ انتخابات میں کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی کمپین چلائی جائے گی۔ کبھی تو اپنی پرفارمنس پہ، اپنی کارکردگی پہ 15 سال ان کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے، اس کی کارکردگی پہ الیکشن لڑیں۔ جو 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے ہیں، جو ریاستی اداروں کو تقسیم کرنے کا سبب بننے والے ہیں، جنہوں نے منصوبہ بندی سے ریاستی اداروں کی تقسیم کی، تقسیم در تقسیم کر دی، اس کو پھر بھی آپ لیڈر کہیں گے؟ پھر بھی آپ اس کو سیاسی بندہ کہیں گے؟ دہشت گرد کہنا چاہیے۔ 9 فروری کا دن بلاول بھٹو کا ہوگا اور دیگر جماعتوں کا سورج غروب ہو چکا ہوگا۔ نون لیگ کی گھبراہٹ بتا رہی ہے یہ الیکشن ان کا نہیں ہے۔ ناصر حسین شاہ کی سکھر میں بول نیوز سے گفتگو۔ کہا یہ کیوں کاف لیگ اور آئی پی پی کے پاس دوڑے جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے بات نہیں کرتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ یہ جو اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور یہ جو اس طرح سے بہت زیادہ بکھلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لاڈلوں کی، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ الیکشن ان کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جا کے اگر وہ اتنے پاپولر ہوں تو وہ کیوں پنجاب میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کبھی کیو لیگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی آئی پی پی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ الیکشن ان کا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاڈلا بننا چاہتی ہے عوام کا، یہ کسی اور کا بننا چاہتے ہیں، تو فیصلہ جو الیکشن میں ہوگا وہ اس کا ہوگا جو عوام کا لاڈلا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ اور 8 فروری کا سورج جب طلوع ہوگا اور پھر جب غروب ہوگا، اور 9 فروری کا جب طلوع ہوگا تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ دن ہوگا۔ عام انتخابات کا ماحول گرم ہونے لگا۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کے ANP، MWM، پاکستان عوامی تحریک، قومی وطن پارٹی سے رابطے۔ جلد ملاقات پر اتفاق، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی جائے گی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کی کمیٹی نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق اسحاق آقوانی، آن چودھری اور نعمان لنگڑیار پر مشتمل آئی پی پی کمیٹی نے قیادت اور پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے فہرست مرتب کی ہے۔ استحکام میں پاکستان پارٹی قومی اسمبلی کی 20 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی فہرست نون لیگ کے حوالے کرے گی۔ قومی اسمبلی کے 19 حلقے پنجاب اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے۔ الیکشن سر پر آ گئے۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام کرنے والا ادارہ پرنٹنگ کارپوریشن سربراہ سمیت 3 سینئر عہدیداران سے محروم۔ پرنٹنگ کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آئندہ حکومت عوام کے ووٹ پر بنے گی، لاڈلے کی یا سپر لاڈلے کی نہیں ہوگی۔ ملک میں 2 خاندانوں کی سیاست پر اجارہ داری ہے۔ سراج الحق کا پشاور میں سوشل میڈیا کانفرنس سے خطاب۔ ان 2 خاندانوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا۔ اسرائیل کا ساتھ دینے والے سوشل میڈیا کا مثبت جواب دیا۔ آئندہ حکومت عوام کے ووٹ پر بنے گی، لاڈلے یا سپر لاڈلے کی نہیں ہوگی۔ ملک میں 2 خاندانوں کی سیاست پر اجارہ داری ہے۔ سراج الحق کا پشاور میں سوشل میڈیا کانفرنس سے خطاب۔ ان 2 خاندانوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا ساتھ دینے والے سوشل میڈیا کا مثبت جواب دیا۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے کسٹمز اور دیگر اداروں کے ہمراہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انسداد اسمگلنگ کی متعدد کارروائیاں۔ انسداد اسمگلنگ کی مستونگ، نوشکی، ڈیرہ مراد جمالی کے مختلف علاقوں میں 6 کارروائیاں کی گئیں۔ 11,100 کلو گرام چینی، 30,000 کلو گرام یوریا کھاد اور دیگر ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ کراچی میں آتش زدگی سے متاثر عرشی شاپنگ سینٹر سے دکانداروں کو بچا ہوا سامان نکالنے کی اجازت مل گئی، جس کے بعد انہوں نے بچ جانے والا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کو اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے۔
दुकानदार सामान की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। मुल्तान के इलाके शुजाबाद रोड पर वेयरहाउस में हैंड ग्रेनेड फट गया, जिसके नतीजे में बच्चा जहां बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बम कबाड़ के सामान में मौजूद था। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। अफसोसनाक वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में वेयर हाउस में हैंड ग्रेनेड फट गया, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बम कबाड़ के सामान में मौजूद था। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। अफसोसनाक वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दियामिर भाषा डैम के करीब दरियाए सिंध का रुख जुज़वी तौर पर मोड़ दिया गया है। दरियाए सिंध का बेशतर पानी डायवर्जन सिस्टम जबकि कुछ अपने कुदरती रास्ते पर बह रहा है। चेयरमैन वापडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी को दियामिर भाषा डैम मंसूबे के दौरे पर ब्रीफिंग में बताया गया कि दरिया का रुख मुकम्मल मोड़ने का संग मील आइंदा हफ्ते हासिल कर लिया जाएगा। मुकम्मल रुख मोड़ने पर पानी डायवर्जन सिस्टम से गुजरता हुआ दोबारा अपने कुदरती रास्ते से जा मिलेगा। दियामिर भाषा डैम की तकमील 2028 में शेड्यूल है। कराची में 19 साला लड़की की पुरस्कार मौत। रोमा के वालिद ने बेटी की सास और शौहर पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बताया कि बेटी अक्सर सास और शौहर के तशद्दुद की शिकायत करती थी, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद या कुछ और। कराची में 19 साला लड़की की पुरस्कार मौत। रोमा की 7 माह पहले सलीम से शादी हुई थी। वालिद ने बेटी की सास और शौहर पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बताया कि बेटी अक्सर सास और शौहर के तशद्दुद की शिकायत करती थी। कल रात बात हुई, वो बिल्कुल ठीक थी। सुबह इत्तला मिली कि बेटी जिन्ना अस्पताल में है। तू उसको तारीफ अपनी अम्मी को बोले थे कि जान में मुझे डर लगता है औरत से, मुझे घूर घूर के देख रही है मेरी सास। और रात को 12 बजे तक मैंने बात करी अपने अम्मी के साथ कि अबू को भेज दो, मुझे सुबह लेके जा। मैं सुबह लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा जोड़ा उसको दे दूंगा। फिर मैंने जन्म मेडिकल पहुंचा तो देखा तो बच्ची को होश ही नहीं था। शौहर का कहना है कि आपस में बहुत प्यार था। रात को काम से आने के बाद साथ खाना खाया था। हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, फिर हम लोग बैठे हुए, हम लोगों ने LCD लगाई। 2:30 बजे तक हम लोग बैठे हुए सर। 2:30 बजे के बाद हम लोग जो है ना, फिर इसने LCD बंद की, इसने बोला जानू को सो जाती है। उसके बाद सोए, इसने फिर मेरे को 5:30 बजे सर उठाया, कसीर पकड़ा है, फिर सोई रही। मैंने बोला क्या हो गया सर? बोले कुछ नहीं। जो है ना सुबह हम लोग 10:30 बजे मैं जैसे उठाऊँ, इसको मैंने उठाने की बहुत कोशिश की, बगैर तैयारी सर। लड़की की मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का तयन हो सकेगा। पुलिस हुकाम कहते हैं बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अमेरिका का एक और इसराइल नवाज फैसला। बाइडन इंतजामिया ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिका इसराइल को 10 करोड़ 65 लाख मालियत के 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करेगा। अमेरिका की इसराइल को थपकी, जंग मजीद भड़काने लगा। गजा में अमन की करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में एक और इक़दाम, मजीद गोला बारूद बेचने का फैसला कर लिया। 16 करोड़ 65 लाख मालियत के 4,000 टैंक के गोले फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। पेंटागन एलामिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के एमरजेंसी डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करते हुए असलहा फरोख्त करने की इजाज़त दी। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया गया। यमनी हौसियों ने इसराइल के लिए बहरी रसद का रास्ता बंद करने का ऐलान किया है। बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मशरिकी वस्ता में जंग का दायरा फैलने लगा। यमनी हूसियों ने इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने अहले गजा की जिंदगी तंग की। हूसियों ने इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी। बयान में कहा गया है कि बहीर अहमर में इसराइली फौजी और कमर्शियल जहाज़ हमारे फौजी अहदाफ होंगे। इसराइल में हलचल मच गई। इसराइली कौमी सलामती के मशहूर की अमरीका से दुहाई। कहा इसराइल भी हूसियों पर जवाबी हमला करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहादियों को फोन घुमा दिए। सेहूनी फौजियों की दरिंदगी न थमी। गजा में बमों की बारिश कर दी। फजा और समंदर से 450 हमले। खान यूनुस और रफा में मजीद घरों को निशाना बनाया गया। मजीद 213 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। शहादतों की तादाद 18,000 के करीब जा पहुंची। हमास ने गजा को सेहूनियों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली वजीर के बेटे और भतीजे समेत मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए।
इसराइल के वहशीपन में इजाफा, सहूनी फौज गजा को मिटाने पर तुल गई। फिजा और समंदर से 450 हमले, मजीद 213 से शायद फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के तैयारों ने खान यूनिस और रफा में घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में मेडिकल कैंप्स के करीब आबादी पर भी बमबारी की। एक और मस्जिद शहीद। मार्केट में आग भड़क उठी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 17,500 से शायद हो गई। शहदा में 7,729 बच्चे और 47 खिलाड़ी भी शामिल हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद मलबे के नीचे दबी हुई है। दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ हमास की शदीद मुजाहिमत गजा को सहूनियों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली वजीर के बेटे और भतीजे समेत मजीद 5 इसराइली फौजी मार गिराए। 2 माह में 421 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। 5,000 से शायद को जख्मी कर दिया। 2,000 मासूर और 350 ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। यमन के हुसी बागियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज। लोग सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। पेरिस में रैली निकाली गई। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इंसानियत पसंद यकज़बान, गजा में करो जंगबंदी का ऐलान। लंदन में बारिश के बावजूद इसराइली जहरियत के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से जालिम के बजाय मज़लूमों का साथ देने का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म करार दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी रैली निकाली गई। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनी परचम थाम लिए। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने की अपील कर दी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी लोगों ने जंगबंदी का मुतालबा और मजलूमों से यकजहती का इज़हार किया। 2002 में अरब लीग ने अमन फार्मूला पेश किया था। OIC ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का दो रियासती हल करार दिया। पाकिस्तान ने उसकी तायद की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कोई नई बात नहीं की। वज़ीर आज़म मामले खुसूसी ताहिर अशरफी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने गजा के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान का इसराइल से किसी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं। गजा का वाकया होता है, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फोरम मुतलका है वो अमन के लिए, फलस्तीनियों के लिए, इसराइल की जारहियत के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। सऊदी अरब में OIC सरबराही इजलास बुलाया गया। हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए और वजीर आजम पाकिस्तान ने OIC के इजलास में ये मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए जो इसराइल के जराइम के ऊपर तहकीक करे। इसके साथ हमने यही मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के मंदूब ने किया। पूरी इंसानियत अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इस वक्त इसमें तकसीम पैदा करना मैं समझता हूँ अहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म है। सन 2002 में अरब लीग के इजलास में एक अमन फार्मूला उन्होंने पेश किया। 2006 में मलेशिया और ईरान में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में इस फार्मूले को पेश किया गया, जिस पर तमाम OIC के मुमालिक ने इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि इसराइल एक गासिब है, एक जालिम है, जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। पाकिस्तान में भी इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शहरियों के हुकूक की हिमायत की। गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की। इंसानी हुकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान का इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक का ज़ामिन है। तमाम अक़लियतों के लिए साज़गार माहौल और मसावी मौक़े फ़राहम किए हैं। ये अम्र इंतहाई अफसोसनाक है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम शहरियों के हुकूक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। गजा में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल सबके सामने है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। मौसम की बात करें तो मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग के डेरे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त है। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी है। लेह -11 के साथ सर तरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक का रोग,
पहाड़ों पर ठंडी हवाओं का जोर, पंजाब को स्मोक ने लपेट में ले लिया। खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी धुएं के बादल न छटे, हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका चाद के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। लेहा -11 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -8, कालाम -5, गिलगित -4, कलात और गोब्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकपस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कराची का रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-अज़ला में अराजी तनाज़ात खत्म करने की काविश। ज़म-अज़ला की 7 सब डिवीजन्स में अराजी के रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत और दुरुस्तगी के हवाले से स्टेज ड्रामा हुजरा का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद आवाम को अराजी तनाज़ात खत्म करने से मुतालिक आगाही देना था। नवाब शेर की खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-अज़ला में अराजी तनाज़ात खत्म करने का मिशन पख्तून रिवायत और सकाफत के संग पेशावर में सजा स्टेज ड्रामा हुजरा कबायली अज़ला के आवाम को ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन की अहमियत से मुतालिक आगाही दी गई। USAID लैंड रजिस्ट्रेशन इन मर्ज एरिया एक 4 साला मंसूबा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को, जिनकी एक इनिशिएटिव है कि वो लैंड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लैंड सेटलमेंट कर रहे हैं उन एरियाज़ में जो आजकल मर्ज एरियाज़ कहलाते हैं और प्रीवियसली वो ट्राइबल एरियाज़ कहलाते हैं। मुंतज़मिन ने कहा कि अराजी खातों को डिजिटल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके जो वो थे नेगेटिव साइड थे, अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशन के केसेस थे, क्योंकि वो ओनरशिप जो थी ना वो डिसाइडेड नहीं थी। वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी होती थी फैमिली की, इवन ट्राइब्स की। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि मतलब NMDs में दुश्मनियाँ ज़्यादा होती, एनिमिटीज़ में। तो एक मेजर रीज़न इसका यही था कि पूरा NMD बहुत कम एरिया में सेटलमेंट थी, लेकिन ऑलमोस्ट मोर देन 96% अनसेटल्ड था। रंगारंग तकरीब में मुशायरे समेत हुजरे की रिवायत को जिंदा रखते हुए मौसीकी की महफिल भी सजाई गई। फनकारों ने रुबाब की धुनों पर महसूर कुन सुर छेड़े, शुरका से खूब दाद समेटी। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज, पेशावर। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत है। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान शकरगढ़ सेक्टर पर बिला खौफ व खतर और बेमिसाल जुर्रत के साथ दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जफरवाल के महाज पर तने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। पाक फौज की क़यादत का भी खराज अक़ीदत। पाकिस्तान का दरख्शंदा सितारा मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर कर दी। वालिदैन के इकलौते बेटे मोहम्मद हुसैन को खुददारी, दिलेरी, मेहनत, गैरत और सबसे बढ़कर वतन से मोहब्बत उन्हें विरासत में मिली। जो उनके दिल में एक जज्बा पनप रहा था, अल्लाह ताला ने फिर उसको एक हकीकत का रंग दिया और फिर उनको ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा एजाज़ जो है निशान हैदर, इससे उनको नवाजा गया। सितंबर 1966 में बतौर ड्राइवर पाक फौज में शामिल हुए, लेकिन जंग के दौरान खुद को महाज पर जाने के लिए रजाकाराना तौर पर पेश कर दिया। तने तनहा दुश्मन के ठिकानों और पोजीशन का सुराग लगाया। गदरपुर में हैरान कुन मुआरका हुआ। सवार मोहम्मद शहीद ने 16 भारतीय टैंक तबाह कर दिए। उनके जो सीनियर थे वो बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन ने आके कहा मुझे अगले मोर्चों पर जाके लड़ने की इजाज़त दी जाए। उस वक़्त फिर मोहम्मद हुसैन की ड्यूटी ये लगाई गई कि आप दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी नकलो हरकत का पता करके हमें बताएं। मोहम्मद हुसैन ने जंग खेल समझ के लड़ी। फिर मोहम्मद हुसैन वापस सक्सेसफुली आके जो उनकी एक ड्यूटी थी बताते थे यहाँ से अटैक हो रहा है, बल्कि जो OP उनका अटैक करवा रहा था वो नहीं पता लग रहा था, उसका पता करवाया, उसकी निशानियाँ उस दरख्त के जहन में रखी, उसको वहाँ पे हिट करवाया। एक छुपे हुए भारतीय टैंक से मशीन गन का ब्रस्ट सवार मोहम्मद हुसैन के सीने से पार हो गया। साथियों के करीब आने पर सवार मोहम्मद हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन कहाँ है अगर तू नहीं आ रहा। इन अल्फाज के साथ ये दिलेर और मौजा सिफत करिश्माती जवान मुस्कुराते हुए वतन की आन पर कुर्बान हो गया। शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फूल चढ़ाए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को बाज़द शहादत मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। फैसलाबाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से ख़ितात की नुमाइश का इनेकाद किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता ख़ितात
واصل شاہد کے سونے کے پانی سے لکھے فن پاروں کو نمائش کی زینت بنایا گیا۔ فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا منفرد طریقہ۔ کوئٹہ میں بلوچستان فورم آف انوائرمنٹل جرنلسٹ نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں دانش مراد۔ فلسطینی شہداء کو سلام۔ کوئٹہ میں انوائرمنٹل جرنلسٹ کا منفرد اقدام۔ فرہنگ کے تعاون سے شجرکاری مہم، درختوں اور پھولوں کو فلسطینی شہداء کے ناموں سے بھی منسوب کر دیا۔ یہ فلسطین میں جو اس وقت جو ہے اسرائیل کی جانب سے بربریت اور ظلم جو جاری ہے ان کی خلاف ہے، اور وہاں پہ جو ہے اپنا تقریباً 18,000 کے قریب جو لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے بھی شامل ہے، اور خاص کر ہمارے جو صحافی ہیں تقریباً میرے خیال میں 70 کے قریب وہ بھی کراس کر چکی ہیں۔ کونسلیٹ جنرل ایران ابو الحسن میری نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ مظلوم غزه و فلسطین خب مستحضر هستید که در 62 روز گذشته جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه ادامه دارد و تاکنون بیش از 18,000 شہید دادیم ما۔ اس موقع پر عزم کیا گیا کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کیمرامین سعید عبدالعلی کے ساتھ دانش مراد، بول نیوز، کوئٹہ۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے لیگ اسپنر ابرار احمد کی جگہ آف اسپنر ساجد خان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پی سی بی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قومی ٹیم کے لیگ اسپنر آسٹریلیا کے خلاف پر ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں، جو 14 دسمبر سے شیڈیول ہے۔ ابرار احمد میڈیکل ٹیم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن جاری ہے، لیکن وہ ٹیسٹ سیریز سے باہر نہیں ہوئے۔ آسٹریلوی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ٹیسٹ سے قبل ان کی دستیابی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے ٹیم مینجمنٹ کی درخواست پر آف اسپنر ساجد خان کے نام کی منظوری دی ہے، جو سفری دستاویزات مکمل ہونے کے بعد پرتھ روانہ ہوں گے۔ پشاور میں خواتین کی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور کاروبار کے فروغ کے لیے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ملبوسات، زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء کے سٹالز میں شہریوں نے دلچسپی لی۔ نمائش کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نواب شیر۔ ملبوسات، زیورات اور ہاتھوں سے بنی دیگر گھریلو اشیاء، یہ نمائش سچی پشاور میں ثقافتی رنگوں سے بھرپور میلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ شرکا نے خواتین کے کمال فن کی خوب داد دی۔ بہت اچھی ایگزیبیشن ہے، اور اسپیشلی مجھے بہت جو اچھا لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ پورے پروونس کے ہر ریجن سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کی خواتین ہیں انہوں نے بنائے ہوئے سو ان کی اکنامک انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بہت چیپ سی چیزیں ہیں اور یہ خود بناتے ہیں، تو یہ ان کی کہانی بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیسی شروع کی اور ان کی شوق سے انہیں بنائی ہوئی ہیں چیزیں۔ نمائش کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا تھا۔ ہم نے اپنی جو 50% آف دا پاپولیشن ہے اس کو ہر حالت میں اکنامک ایریا میں لانا ہے کہ وہ معاشی طور پر کنٹریبیوٹ کر سکے کہ یہ ملک اچھے طریقے سے ترقی کر سکے۔ نمائش میں اسٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ کیمرامین موصد حسین کے ساتھ نواب شیر، بول نیوز، پشاور۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے زبیر، بات ہنر اور قابلیت کی ہے۔ ہنر سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا عورت کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ وہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں، اپنے گھر کو مضبوط بنانے میں، اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے میں بن کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ زبیر، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔